अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अफरा तफरी की सूरत हाल है। सियासी बेयकीनी और बढ़ गई है, स्टॉक मार्केट गिर रही है, रुपया गिर रहा है। इस सूरत हाल में IMF प्रोग्राम ना होने और मुल्क के डिफॉल्ट करने का खतरा बढ़ रहा है। और इंसाफ अदालत ने इमरान खान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। और दूसरी तरफ एहतजाज की आड़ लेकर तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुसलसल जलाओ, घेराव, पथराव और फायरिंग कर रहे हैं। सरकारी और रियासती इमारतों को खास तौर पर मनसूबाबंदी करके निशाना बनाया जा रहा है। कल से अब तक पुलिस और फौज की अहम तंसीबात पर हमले किए जा चुके हैं, जिसके बाद पहले पंजाब, फिर खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में फौज तलब कर ली गई है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अब से कुछ देर पहले कौम से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क दुश्मन सरगर्मियों से फौरी बाज आ जाएं, शर पसंदों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा, कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। साथ ही फौज ने भी एक सख्त और बराह रास्त प्रेस रिलीज जारी करके तहरीक इंसाफ को वाज़ेह पैगाम दिया है और नताइज का भी बताया है। और अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने 4 घंटे गुजरने के बावजूद अब तक ISPR की इस प्रेस रिलीज का जवाब नहीं दिया है। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना कोई मीडिया इंटरव्यू दिया है, ना ही सोशल मीडिया पर कुछ लिखा है। ये प्रोग्राम लाइव है और हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है कि तहरीक इंसाफ अपना मौक़िफ़ दे। हमने उन्हें दावत भी दी है, क्योंकि ISPR ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि 9 मई का दिन एक सियाह बाब की तरह याद रखा जाएगा। चेयरमैन PTI को नैब के एलामिये के मुताबिक कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया। इस गिरफ्तारी के फौरन बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी की अमलाक और तंसीबात पर हमले कराए गए और फौज मुखालिफ नारेबाजी करवाई गई। प्रेस रिलीज के मुताबिक एक तरफ तो ये शरपसंद अनासिर अवामी जज्बात को अपने महदूद और खुद गर्ज मकासद की तकमील के लिए भरपूर तौर पर उभारते हैं, और दूसरी तरफ लोगों की आंखों में धूल डालते हुए मुल्क के लिए फौज की अहमियत को भी उजागर करते नहीं थकते, जो कि दोगलेपन की मिसाल है। जो काम मुल्क के अब्दी दुश्मन 75 साल न कर सके, वो इख्तिदार की हविस में मुब्तला एक सियासी लिबादा ओढ़े हुए इस गिरोह ने कर दिखाया है। फौज ने इंतहाई तहम्मुल, बुर्दबारी और बर्दाश्त का मुजाहरा किया और अपनी साख की भी परवाह न करते हुए मुल्क के वसीतर मफाद में इंतहाई सब्र और बर्दाश्त से काम लिया। मज़मूम मनसूबाबंदी के तहत पैदा की गई सूरत हाल से ये घिनौनी कोशिश की गई कि आर्मी अपना फौरी रद्द-ए-अमल दे, जिसको अपने मज़मूम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। आर्मी के मेच्योर रिस्पॉन्स ने इस साजिश को नाकाम बना दिया। हमें अच्छी तरह इल्म है कि इसके पीछे पार्टी के कुछ शरपसंद लीडरशिप के अहकामात, हिदायत और मुकम्मल पेशगी मनसूबाबंदी थी और है। प्रेस के मुताबिक जो सहूलतकार, मनसूबा साज और सियासी बलवाई इन कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, उनकी शनाख्त कर ली गई है और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये तमाम शरपसंद अनासिर अब नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। फौज बाशमूल तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे, फौजी और रियासती तंसीबात और अमलाक पर किसी भी मजीद हमले की सूरत में शदीद रद्द-ए-अमल दिया जाएगा, जिसकी मुकम्मल जिम्मेदारी इसी टोले पर होगी जो पाकिस्तान को खाना जंगी में धकेलना चाहता है और बरमला और मुतादिद बार इसका इजहार भी कर चुका है। किसी को भी आवाम को उकसाने और कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इन हालात में वफाकी काबीना ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में फौज तैनात करने की मंजूरी भी दे दी है। और शरपसंदी के हवाले से खास तौर पर पेशावर में सूरत हाल सबसे ज़्यादा तशवीशनाक है, जहां 4 अफराद जाबाहक हो चुके हैं। रेडियो पाकिस्तान के दफ्तर पर हमला करके उसे जला दिया गया है। इसके अलावा लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में भी हालात कशीदा रहे। तहरीक इंसाफ के कारकुन मुसलसल जलाओ, घेराव और पथराव कर रहे हैं, सरकारी और निजी अमलाक पर हमले कर रहे हैं। पुलिस भी जवाबी कार्रवाई कर रही है और तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर समेत बहुत से कारकुनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और तहरीक इंसाफ मुजाहिरों को ओन कर रही है और वाज़ेह कर रही है कि हमने तो पहले ही कहा था कि इमरान खान को गिरफ्तार किया तो ये तो होगा। मगर यही तहरीक इंसाफ इन मुजाहिरीन की तरफ से होने वाले हमलों और जलाओ घेराव से लाताल्लुकी का इजहार कर रही है, मगर मजम्मत फिर भी नहीं कर रही है। फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम और फौज को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की साजिश है। जलाओ घेराव करना हमारी पॉलिसी नहीं है। कल कहा जा रहा था कि इलेक्शन के लिए फौज नहीं दी जा सकती, या सारा पंजाब फौज के हवाले कर दिया गया है। कल कहा जा रहा था कि इलेक्शंस के लिए फौज मुयस्सर नहीं है, सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती। आज सारा पंजाब जो है वो फौज के हवाले कर दिया जाए। जिस तरीके से ये खेल खेला जा रहा है, पाकिस्तान की सलामती को खतरा दरपेश हो जाएगा। और जिस तरीके से इस हुकूमत ने आज पंजाब में फौज को बुला के अवाम और फौज को एक दूसरे के सामना खड़े करने की कोशिश की है, इसकी मैं जितनी मजम्मत करूँ उतनी कम है। मैं फौज से अपील करता हूँ, आर्मी चीफ जनरल कासिम मुनीर साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं DGI से रिक्वेस्ट करता हूँ, पाकिस्तान की फौज को इस साजिश का हिस्सा ना बनने दे। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुजाहरे होना लाजमी अमर था, लेकिन
लेकिन जलाओ घराओ हमारी पॉलिसी नहीं है। ऐसी रिपोर्ट्स भी मिली हैं कि जहाँ पे कहा गया कि पीटीआई के कारकुन नहीं थे, लेकिन लोगों ने उसके अंदर कुछ जो हुकूमती आलाकार थे उन्होंने घुस के उसको पुरतशद्दुद बनाने की कोशिश की। जाहिर है ये एक एजेंडे के तहत हो रहा है। मगर आज तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और टिकट होल्डर्स की ऑडियोज और वीडियोज सामने आई हैं जो तहरीक इंसाफ के दावों पर सवालात उठा रही हैं। साथ ही मुसलसल ये सवाल उठ रहा है कि कोर कमांडर हाउस जाने वालों को पुलिस ने क्यों नहीं रोका, इसके अलावा वहां पर सिक्योरिटी ने क्यों नहीं रोका। इस हवाले से आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद भी ने सवाल किया, तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। कोर कमांडर लाहौर के घर को आपकी पुलिस नहीं बचा सकी और आप अपने थाने भी नहीं बचा सके। मुझे पता है लाहौर में भी कुछ थानों पर हमले हुए हैं, इतनी कमजोरी क्यों दिखाई पंजाब पुलिस ने? गोली चलाना बहुत आसान काम है ऐसे अनासर के ऊपर जो आपके ऊपर हमला करते हैं गोली के साथ, लेकिन अपने अवाम जो कि मिसगाइडेड हों, जिनको गलत बताया गया हो, उनको बिला वजह हमने कभी कोशिश नहीं की कि हम उनको नुकसान पहुंचाएं। कल भी जब हमारे एसपी साहिबान 2 मौजूद थे मुतल्लिका जगहों के ऊपर जहां से ये क्राउड गुजरा, हमारे तकरीबन 130 बंदे ने जख्मी किए उस वक्त तक जब तक हमने मुसल्ला होकर इनका जवाब नहीं दिया। हमने कोशिश की कि अपने ही लोगों को हमारी पुलिस से कोई नुकसान ना हो थ्रू आउट। इसके अलावा फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि अब चूंकि फौज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आई गई है और सिक्योरिटी का मसला हल हो गया है तो इंतखाबात 14 मई को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक करवा लें। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा मौजूद है। मरियम साहिबा बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मरियम साहिबा ज़ाहिर है पहले सवाल उठ रहा था कि इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के लिए फ़ौज नहीं है, पुलिस को भी इजाज़त नहीं दी गई थी कि मुजाहिरीन के ऊपर किसी भी किस्म का कोई वेपन इस्तेमाल किया जाए या ज़बरदस्ती की जाए। कल वो कोर कमांडर हाउस में घुस गए, वहाँ पर जलाओ घेराव किया गया। पंजाब में वैसे जलाओ घेराव बहुत ज़्यादा हुआ। अब अचानक इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में पुलिस का तलब किया जाना, क्या डायनामिक्स है इसके पीछे कि एक तरफ पुलिस को भी नहीं कह रहे थे कि कुछ करें और फिर फौजी तलब कर ली है, क्या हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शाहजेब। जो हो रहा है वो पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि चंद सौ मुसल्लह जत्थों ने जिस तरह सरकारी इमलाक हों, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हों, हसास अदारों के इमलाक हों, बिल्डिंग्स हों, उनके ऊपर जिस तरह धावा बोला और जिस तरह हमला किया, और फिर आपने देखा एम्बुलेंसेस के ऊपर जिस तरह हमला किया, मरीजों को बाहर निकाल के एम्बुलेंसेस जलाई गई। ये कोई सियासी रवैया, ये कोई जमहूरी रवैया, ये किसी तरह भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये एक पूरा तसलसल है, ये कोई वन ऑफ इंसिडेंट नहीं हुआ कि इमरान खान गिरफ्तार हो गए और ये चंद सौ लोगों का कुछ जगह के ऊपर सोची समझी मंसूबा बंदी के तहत इंसाइट करके उकसा कर कारकुनों को इन इंस्टॉलेशन के ऊपर भेजा गया। रेडियो पाकिस्तान एक मिसाल आपके सामने है कि उनके तमाम स्टूडियोज जला दिए, वो तमाम फुटेजेस आप लोगों ने दिखाई हैं। ये पूरा तसलसल है। आपको याद है कि वारंट लेकर जमान पाक जब तोशा खाना में और जो करप्शन केसेस हैं इनको अरेस्ट करने गई तो पेट्रोल बम्स के जरिए अटैक किया गया पुलिस वैन्स के ऊपर, रेंजर्स के ऊपर, गुलेलों के जरिए अंदर जमान पाक से बोतलें निकली जिसके अंदर ये पेट्रोल बम्स बनते थे। हमने सियासी एक्सपीरियंस में, तारीख में पहली दफा पेट्रोल बम्स के नाम सुने। और जब ये कहा गया, इंसाइट किया गया कि जब इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, ये कैसा रवैया है? इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट करप्शन केस में गिरफ्तार किया गया है नैब की इन्वेस्टिगेशन के अंदर, जो कि एक कॉल अप नोटिस के जरिए इनको इतला दी गई, देते गए नैब के अदारे, और जो नैब की प्रेस रिलीज के जरिए अवाम को बताया गया। आप उस कॉल अप नोटिस की जवाब की बजाय आप हमले शुरू कर दें। आप लोगों को, चंद लोगों को डिफरेंट इंस्टॉलेशंस पे भेजकर, अभी आपने एक बड़ी अच्छी शाहजेब बात की कि ये कह रहे हैं कि अवाम को फौज के सामने खड़ा कर दिया। मतलब आप इनकी बातें सुने, आपने जत्थों को, मुसल्ला जत्थों को हसास अदारों की बिल्डिंग्स के सामने, शोदा की यादगारों के सामने, गाजियों की यादगारों की बेहुरमती की, उनकी तस्वीरों की बेहुरमती की, और उनको अवाम को इशू ये है कि एक तरफ पुलिस को भी कहा हुआ था कि आपने ताकत का इस्तेमाल करना। जब जमान पाक में इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था, करने के लिए गए थे, तब भी उनके पास वेपन्स नहीं थे। पुलिस को पता होता है कि कहां पेशेंस का मुजाहरा करना है, या कह लीजिए किसी हद तक पता होता है, और कहां ताकत का इस्तेमाल करना होता है। जब आप फौज को बुला रहे हैं तो जाहिर है उनकी ये ट्रेनिंग नहीं है कि वो अगर कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो रहा है, उस किस्म का प्रोटेस्ट हो रहा है, उसको कंट्रोल करें। ये क्या है कि पुलिस को इख्तियार नहीं दिया और अचानक आपने पुलिस फौज तलब कर ली है। सूरत हाल को किस तरफ लेके जा रही है हुकूमत? पहली बात जी, सूरत हाल को हुकूमत नहीं,
सूरत हाल को पीटीआई, इमरान खान और पीटीआई की क़यादत जो है वो उस तरफ लेकर जा रही है जो मुल्क के लिए और अब मुल्क की सलामती के लिए खतरा बनता जा रहा है। और ये कोई अवामी रद्द अमल नहीं है। ये किस आपने सड़कें देखी हैं आज, कौन सी सड़कों के ऊपर कौन सा अवामी रद्द अमल आया? ये एक मंसूबे के तहत ये जानबूझकर मुसल्लह जत्तों को तैयार किया जा रहा है जिसको फिर कंडेम किया जा रहा है। शाहजेब, आपने देखा कि पहले कहते हैं हमारा बड़ा पुरअमन वो है, और ये कोई, आपने कहा ना कि उनको ट्रेनिंग नहीं होती, ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है, ये किसी किस्म का कोई सियासी एहतजाज और सियासी रद्द अमल नहीं है। आपको याद होगा कि जिस वक्त 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम नवाज शरीफ को उनकी बेटी के साथ नैब की अदालत में पेश होते थे, 100 से ज्यादा पेशियां होती थी, हमने कौन सी इमलाक जलाई थी? हमने कितनी मेट्रोज जलाई थी? कौन सी मोटरवेज जलाई थी? क्योंकि हमने ये मोटरवेज, ये इमलाक और ये जो मेट्रोज हैं ये बनाई है, हम उन जलाने वालों में से नहीं है। कितने लोगों ने तो मरियम साहब, आप ये कह रहे हैं फिर फौज अगर है और ज़ाहिर फौज वेपन के साथ होगी, तो मैसेज ये है कि अगर ये अब इस तरीके से करेंगे तो फिर इनके ऊपर ताकत का इस्तेमाल होगा और फौज के जरिए होगा। देखें, बहुत कैटेगोरिकली आज काबीना ने और कैटेगोरिकली प्राइम मिनिस्टर ने ये साफ अल्फाज में बात दो टोक की है कि जो दहशतगर्द मुसल्लह जत्थे कानून को अपने हाथ में लेंगे, अवाम के माल और तहफ़्फ़ुज़ को नुकसान पहुंचाएंगे, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे, हमला आवर होंगे, कानून अपना रास्ता लेगी और कानून के मुताबिक उनसे निपटा जाएगा। किसी किस्म की कोई तरीका है कि एम्बुलेंस से मरीजों को निकाल के एम्बुलेंस जला दी जाए? ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होता है? ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है कि रेडियो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया जाए? ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है कि आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर घुस के उसको जला दें? ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होता है? मगर आपने कहा कि कानून के मुताबिक निपटा जाएगा उन लोगों से जो ये हालात कर रहे हैं। वजीर आजम ने भी अब से कुछ देर पहले यही कहा कि कानून के मुताबिक निपटा जाएगा और उन लोगों से निपटा जाएगा जो ये हालात कर रहे हैं। एसपीआर की प्रेस में भी यही है। मगर गिरफ्तार आज कर लिया गया असद उमर साहब को, और फिर फवाद चौधरी साहब के पास मौजूद है, और कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें दी कि किसी भी केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, पुलिस बाहर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए मौजूद है। तो ये जो प्रोटेस्टर्स हैं जिन्होंने वायलेंस किया उन्हें गिरफ्तार करना है या इसकी आड़ में फिर पॉलिटिकल टारगेटिंग करनी है? नहीं, ये कोई पॉलिटिकल टारगेटिंग नहीं है। अगर पॉलिटिकल टारगेटिंग होती तो नैब में तरमीम करके 90 दिन का रिमांड 14 दिनों 15 दिनों के ऊपर ना आता। और अगर पॉलिटिकल टारगेटिंग होती तो इमरान खान साहब और ये तमाम लोग पहले गवर्नमेंट के आते ही पहले महीने में गिरफ्तार होकर जेलों के पीछे होते, बेटियों और बहनों के साथ। ये अगर हमारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती। और जो ऑडियोज आपने देखी हैं, ऑडियो टेप्स आपने देखी हैं, उसमें पीटीआई की क़यादत, ओहदेदार जो है वो ऐसे जत्थों को, मुसल्लह जत्थों को इंसाइट कर रहे हैं। ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट का एहतजाज का तरीका नहीं है। ये मुल्क के ऊपर मुल्क दुश्मनी है और मुल्क के ऊपर ये हमला आवर लोग हैं और इसके लिए इनको डील करने के लिए कवानीन भी मौजूद है और आइन भी इसकी इसमें लाजमी है। लीडरशिप को जब आप करेंगे तो यानी आप पीटीआई की आवाज बंद करना चाहते हैं या वायलेंस रोकना चाहते हैं? जब फवाद चौधरी के लिए बाहर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, जिनके पास बेल मौजूद है, असद उमर साहब को गिरफ्तार किया गया, ये या तो इनका वायलेंस से ताल्लुक साबित कीजिए या फिर ये गिरफ्तारी करें, नहीं आवाज बंद करना चाह रहे हैं आप? नहीं, आवाज बंद कर रही होती तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप दिखा रहे होते अपने टॉक शोज के अंदर। तो आप हमें कैसे मना करेंगी? इन्होंने आवाज बंदी की थी, इन्होंने नवाज शरीफ की आवाज बंदी की थी, मरियम नवाज की आवाज बंदी की थी, इन्होंने शहबाज शरीफ की आवाज बंदी की थी। उस वक्त किसी की जुर्रत नहीं थी स्क्रीन के ऊपर इनको दिखाने की। बहुत आसान तरीका। आप ये कह रही हैं कि या तो वो तरीका अपनाया जा सकता है या फिर गिरफ्तारी हो सकती है। जाहिर है ये सब कुछ हुआ जो आप कह रही हैं, ये सब कुछ हुआ उस दौर में, ये इसमें कोई डिनायल नहीं है। ये सब कुछ हुआ, मरियम नवाज साहिबा के साथ हुआ, ये सब हुआ, मीडिया की आर्म ट्विस्टिंग हुआ करती थी। आप ये कह रही दूसरा रास्ता वो है, अदरवाइज इनको गिरफ्तार करेंगे। जो लोग शाहजेब मुसल्लह जत्थों को दहशतगर्दी के जरिए, मुल्क दुश्मनी के जरिए इंसाइट करेंगे, चाहे वो मरियम औरंगजेब क्यों ना हो, वो कानून अपना रास्ता लेगा और कानून के मुताबिक उनको सजा दी जाएगी और किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। ये कोई तरीका नहीं है कि एम्बुलेंसेस के ऊपर जत्थे जो है वो मुसल्लह वो आगे लगा दे, अमलाक जला दे, मेट्रो जला दे, सड़कें जला दे, लोगों की जानो माल को खतरा पहुंचाए। ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है? अगर हमने किया होता तो हमारे साथ भी वही रवैया इख्तियार करना था। हमारे साथ तो इन्होंने वो रवैया इस चीज के बावजूद इख्तियार किया। आपको याद है पीडीएम ने मुल्क गिर प्रोटेस्ट किए थे, मुल्क गिर जलसे किए थे। आपको वो दिन भी याद होगा जिस दिन मरियम नवाज नैब की अदालत के बाहर गई थी तो पथराव हुआ था, तो कॉल की थी कि अगर कोई पार्टी कारकुन इसमें मुलव्वस हुआ तो उसके खिलाफ पार्टी एक्शन लेगी। ये वो रवैये होते हैं जो आप लोगों के साथ एक और बात भी हुई थी, और जाहिर है आप लोगों के साथ एक और बात भी हुई थी, और वो ये था कि पहले 90 दिन का नैब का रिमांड होता था, उसके बाद भी जुडिशल जब हो जाते थे, चाहे वो शाहिद खान अब्बासी साहब हों, चाहे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब
साहब हों, मरियम नवाज साहब, उसके बाद भी उनकी बेल में बड़ा टाइम लगता था। तो अब जबकि गिरफ्तारी की हुई है और दायरे बड़ी मुश्किल से आप लोग गिरफ्तार करने में अगर कामयाब हुए इमरान खान साहब को, तो क्या प्लान ये है कि उन्हें बाहर नहीं आने देना है? पहले नैब का रिमांड होगा जो 8 दिन का हुआ है, फिर 14 दिन मुकम्मल करेंगे और उसके बाद उन्हें जुडिशल किया जाएगा, तो बाहर नहीं आने देना है अदालतों पे, वही उसी तरीके से उनको मैनेज किया जाएगा जिस तरह आपके खिलाफ होता था, या ये अब एक प्रोसेस है जो कि आईन और कानून के मुताबिक चलेगा? देखिए, अगर ये प्रोसेस आइन और कानून के मुताबिक शाहजेब ना चलना होता, अगर ये गिरफ्तारी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया है कि ये गिरफ्तारी आइन और कानून के साथ है, अगर इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का कोई शायबा भी होता, तो मैंने पहले कहा है कि इमरान खान साहब जिस तरह रियासती ताकत को इस्तेमाल करते हुए अपने सियासी मुखालफिन को अरेस्ट करते थे, तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं होता। और आपने जो आवाज बंदी की बात की, ये इमरान खान साहब रिपोर्ट्स लेते थे कि आज शहबाज शरीफ पेश हो रहा है, तो उसकी आवाज बंदी हुई है कि नहीं हुई, और उसी 1.5 साल में जिसमें उस हुकूमत को प्रेडेटर, मीडिया प्रेडेटर कहा जाता था, उसी में आपकी इंप्रूवमेंट हुई है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में, आरएसएफ की रिपोर्ट के अंदर। हमारा कोई प्लान नहीं है, नैब का कानून मौजूद है, नैब के कानून के तहत अल कादिर करप्शन केस के अंदर इमरान खान साहब की जो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है और जो करप्शन केस है, ट्रस्ट इनकी अहलिया और इनके नाम पर है जो इन्होंने जाहिर नहीं किया, और क्यों वो दस्तखत किए जिसपे 458 कनाल इनकी ट्रांसफर, इसका जवाब देना चाहिए। करप्शन केस के अंदर अरेस्ट का मतलब नहीं है कि आप मुल्क के ऊपर हमलावर हो जाएं जत्थों के जरिए और दहशतगर्दों के जरिए। मगर इसमें सब में पॉलिटिकली अक्टूबर में इलेक्शन तो बहरहाल होना है, अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं हो रहा और नहीं होता नजर आ रहा है, आप लोग क्या गेन कर लेंगे? ये जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ विजुअल्स हैं, अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार भी हो जाते हैं, आप लोगों के लिए पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए, क्योंकि ज़ाहिर अनसर्टेनिटी होती है, इकोनॉमी इंपैक्ट होती है, फायदा क्या है? या फिर आप सोच रहे हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन नहीं करना है, कोई इमरजेंसी असेंबलियों की मुद्दत 1 साल तोसी, इस किस्म की कोई बात सोच रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो शाहजेब, आपको सियासत को और इमरान खान की गिरफ्तारी जो कि करप्शन केस के अंदर एक कानूनी मुकदमे के जरिए करप्शन में हुई है, इसको अलग रखना पड़ेगा। अगर हमने इससे कोई फायदा उठाना होता तो फिर हम 1.25 साल इंतजार ना करते इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए। नैब का कानून इस वक्त 90 दिन के रिमांड का मौजूद था, हम उसको 14 दिन और 15 दिन पे करके इमरान खान की गिरफ्तारी ना करते। अगर इसमें कोई भी ऐसा एजेंडा इंक्लूड होता कि हम इससे कोई पोलिटिकल फायदा हासिल कर रहे हैं और पोलिटिकल फायदा हासिल करते, तो जिस वक्त ये साइफर का यूं कागज लहरा के मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे थे, उस वक्त इनको अरेस्ट करते और जेल के अंदर डालते और उस वक्त इनकी जबान बंदी करते। और मरियम साहब, ऐसा भी कुछ कोई प्लान नहीं है हुकूमत का या डिस्कस हो रहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगानी है? हमने हिस्ट्री में देखा है कि पाबंदियों से सियासी जमातें खत्म नहीं होती हैं, उसका नुकसान ही होता है। आप सियासी जमातों की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप सियासी जमात ना समझते हुए तहरीक इंसाफ पर पाबंदी को कंसीडर कर रही हैं? ऐसी ना कोई डिस्कशन हुई है, ना इस किस्म का कोई एजेंडा सामने आया है, लेकिन वो लोग जो मुल्क के ऊपर हमला आवर होंगे, जो जत्थे, मुसल्लह जत्थे और दहशतगर्द बनकर मुल्क की सालमियत को खतरा पहुंचाएंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनको सजा दी जाएगी। बहुत शुक्रिया मरियम औरंगजेब साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। फौज तलब कर ली गई है, निपटा जाएगा, ये बात ISPR की तरफ से भी कही गई है, वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में भी कही है, वज़ीर इत्तलात भी इस हवाले से बात कर रही हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है फवाद चौधरी साहब और बहुत देर से वहाँ पर मौजूद है इस्लामाबाद पुलिस, उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। फवाद चौधरी साहब का इसरार है कि मेरे पास मौजूद है प्री अरेस्ट बेल और हर केस में मौजूद है। हमारे साथ फैसल चौधरी साहब मौजूद है जो इमरान खान साहब के भी वकील हैं, फवाद चौधरी साहब के भाई भी हैं। फैसल चौधरी साहब बताइएगा क्या सूरत हाल है? फवाद चौधरी साहब के पास बेल बिफोर अरेस्ट तमाम केसेस में मौजूद है, उसके बावजूद पुलिस गिरफ्तार करने आई हुई है। कल जब रात को जब इमरान खान साहब वाला वाकया हुआ तो हाई कोर्ट में थे, तो वहाँ पे तब भी अरेस्ट करने की कोशिश की, तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद साहब के अलावा तकरीबन 10 और लोगों की जो है प्री अरेस्ट बेल जो है वो ली और उनको अरेस्ट करने से मना किया। लेकिन आज जब वो सुप्रीम कोर्ट गए, ज़ाहिर बेल का ऑर्डर था, तो उम्मीद तो ये होती है कि वो बेल ऑर्डर जो है उसकी पाबंदी की जाएगी, तो पुलिस जो है वो उनको अरेस्ट करने के लिए वहाँ पे चलेगी। हमने बेल ऑर्डर उनको दिखाया भी है, कन्वे भी किया है, बट दे आर एडमेंट टू डिफाई द ऑर्डर। और किस बात पर कह रहे हैं, क्या वजह बता रहे हैं कि जी गिरफ्तार करना है, अगर ऑर्डर भी मौजूद है, अदालत का भी ऑर्डर, क्या बात कह रहे हैं? सर अभी कन्वे नहीं किया उन्होंने, अभी वो कोई चीज बता नहीं रहे हैं। वाई दे आर आफ्टर हिम, कोई ऐसा इशू है तो बताएं ताकि मतलब हम उसका कर सकें, वो भी नहीं बता रहे और कोई किसी किस्म का बस के उठाना है। तो फिर फौजी साहब अभी सुप्रीम कोर्ट में ही हैं और क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं इस हवाले से? वी आर ट्राइंग जी कि अगर वो उनका ऑर्डर जो है वो अबाइड बाय होना चाहिए, जो कोर्ट का ऑर्डर है, वी आर ट्राइंग कि उसकी जो है पाबंदी की जाए, और अगर कोई मामला है तो सुबह कोर्ट में आ जाए और बताएं कि ये मामला है, वी विल डू अकॉर्डिंगली।
वो जो भी लॉ कहता है उसमें कौन सा मसला। बिल्कुल कानून की पासदारी होनी चाहिए। फैसल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। ये बड़ा अहम है कि जहाँ पर कानून टूटा है, जो कुछ वायलेंस हुआ है, चाहे वो सिविलियन अमलाक हों, चाहे वो जो अस्करी अमलाक हैं, अस्करी इदारों की या उनके घरों पर हमले हुए हैं, उनको कानून के मुताबिक निपटा जाए जैसा कि आज इज़हार किया गया है, मगर जो लाइन है वो भी ना क्रॉस की जाए, कानून भी ना तोड़ा जाए, पॉलिटिकल टारगेटिंग भी इस हवाले से ना हो रही हो, जिसका यकीन दिला रही थी मरियम औरंगजेब साहिबा। मगर सवाल उठ रहे हैं कि अगर प्री अरेस्ट बेल मौजूद है तो क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, असद उमर साहब को क्यों गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त भी मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल ख़राब है। तहरीक इंसाफ के कारकुन अभी भी सड़कों पर हैं, जिनसे निपटने के लिए कहा जा रहा है कि फौज बुलाई गई है। क्या सूरत हाल है पेशावर में, इस्लामाबाद में, लाहौर में क्या हो रहा है, कराची में क्या सूरत हाल है, सारी मामला आपके सामने रखेंगे। और आज दिन भर क्या हुआ, एक ब्रेक के बाद। आज भी मुख्तलिफ शहरों में हंगामे होते रहे, तहरीक इंसाफ के कारकुन हमला आवर होते रहे मुख्तलिफ तनसीबात पर। इस वक्त क्या सूरत हाल है, लॉ इन्फोर्समेंट क्या कर रही है। अबू बकर सिद्दीक पेशावर से, अयाज अकबर यूसुफ से इस्लामाबाद से और आजम मलिक लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अबू बकर सिद्दीक, पहले आप बताइएगा पेशावर में क्या सूरत हाल कंट्रोल में है? सारा दिन तो रिपोर्ट होता रहा कि हालात ठीक नहीं है। देखिए शाहजेब भाई, आज पेशावर की सिचुएशन जो है वो काफ़ी तशवीशनाक रही। दिन भर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और पुलिस के माबैन झड़पें जारी रही। अभी जो लेटेस्ट अपडेट अगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त शामी रोड पर कायम इलेक्शन कमीशन का जो प्रोविंशियल ऑफिस है वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने दावा बोला है और तोड़ फोड़ का जो अमल है वो जारी रखा हुआ है। इससे कबल जो है एक बड़ा वाक़या आज रनुमा हुआ पेशावर में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने सरकारी रेडियो स्टेशन के दफ्तर पर दावा बोला, 4 मंजिला इमारत को जो है वो आग लगा दी, जबकि वहाँ पर जो गाड़ियाँ मौजूद थी, जो मोटरसाइकिल्स मौजूद थे उसको भी आग लगा दिया, जबकि कीमती सामानों को भी जो वहाँ पर मौजूद थे उसको भी आग लगा दिया। जबकि उससे कुछ देर कबल जो है एक ईदी के एम्बुलेंस को भी आग लगा दिया और मुकम्मल तौर पर उस एम्बुलेंस को जला दिया, जबकि एक और एम्बुलेंस को रोका है और जो लोग एम्बुलेंस में मौजूद थे उनको निकाला है और उस एम्बुलेंस के शीशे जो है वो मुकम्मल तौर पर तोड़ दिए। बेसिकली आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो अशनगरी से अपना एहतजाज शुरू किया और उस वक्त उनका ये दावा था कि आज एहतजाज पुरअमन रहेगा, लेकिन ये दावा उस वक्त गलत साबित हुआ जब वो जो GT रोड पर आए और वहाँ पर जो है उन्होंने रेड जोन में अंदर जाने की कोशिश की। तो पुलिस ने जब उन्हें रोका तो मुज़ाहमत की और इस दौरान पुलिस की जानिब से जो है वो लाठीचार्ज शुरू हुई। ताहम इस दौरान उन्होंने रेडियो स्टेशन पर हमला किया। वहाँ पर इस वक्त सूरत हाल कंट्रोल में है अबू बकर, इस वक्त है सूरत हाल कंट्रोल में पुलिस के? देखिए शाहजेब भाई, इस वक्त जो हशनगरी में सिचुएशन था दिन भर जिस तरह का मैंने आपको कहा, तो वो सिचुएशन तो अभी नहीं है, लेकिन अभी जो है शामी रोड पर जो इस वक्त सिचुएशन बनी है वहाँ पर प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पर PTI के कारकुनों ने दावा बोला है और अभी भी वहाँ पर तोड़ फोड़ का अमल जारी है। पुलिस की बारी सूरत हाल ऐसी है। आजम मलिक, आप बताइएगा लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, कंट्रोल में है? जी शाहजेब, अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर के अंदर ज़मान पार्क और लिबर्टी चौक और जेल रोड, इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल थोड़ी ख़राब है। शेलिंग जारी है, जबकि दूसरी तरफ कारकुन जो हैं वो पथराव कर रहे हैं। आज सुबह निगरान ज़िला पंजाब मोहसिन नकवी जब लाहौर पहुँचे तो उन्होंने आते ही एक अहम इजलास लॉ एंड ऑर्डर पर तलब किया और इस इजलास में उन्होंने फैसला किया कि आज किसी भी सूरत जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं जिन पॉकेट्स पर बैठे हैं उनसे बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। इसलिए ज़मान पार्क से उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया। वो जेल रोड के ऊपर ज़मान पार्क से बाहर माल रोड के ऊपर आए, वहाँ पर शेलिंग की गई और पुलिस ने उनको 7 और 8 क्लब जो वज़ीर आला ऑफिस है वहाँ तक नहीं जाने दिया। अभी लिबर्टी चौक को क्लियर किया गया है, कुछ ख़वातीन को भी हिरासत में लिया गया है जिन्होंने इश्तियाल दिलाया था वहाँ पर पुलिस को कि आए उन्हें गिरफ्तार करें, तो लेडीज़ पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। अब इस वक्त की अगर ताज़ा तरीन बात की जाए शाहजेब, तो इस वक्त जो जेल रोड का ऑफिस है, मरकजी ऑफिस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में, वहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुन जमा हैं और शेलिंग जारी है, पथराव भी जारी है कारकुनों की तरफ से। कारकुनों को इस जेल रोड से आगे बढ़ने से पुलिस ने रोका है। जैसे मैंने पहले बताया, ज़िला पंजाब मोहसिन नकवी की सख्त हदायत थी कि आज किसी भी सूरत जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं वो जेल रोड या ज़मान पार्क से बाहर ना निकलने पाएँ, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ आपको याद होगा रियासी इदारों के अफसरान के घरों के ऊपर हमला किया गया, चौकियाँ तबाह की गई। तो आज के हवाले से जो पंजाब पुलिस है उसने एक मजबूत लाहे अमल दिखाया और जो ज़मान पार्क के इर्द गिर्द के जो घर थे वहाँ पर तो ये कारकुन मौजूद हैं। अभी भी हम एक फासले पर ज़मान पार्क से खड़े आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हालात ठीक नहीं है। मीडिया के लिए पथराव किया जाता है और मीडिया को ज़दकोब किया जाता है। अयाज अकबर यूसुफ, आप बताइएगा इस्लामाबाद में इस वक्त क्या सूरत हाल है? शाहजेब, इस्लामाबाद में सूरत हाल इस वक्त भी अगर मैं कहूँ बेहतर नहीं है, क्योंकि इस वक्त
तरामड़ी के पास भी लोग इकट्ठे हो गए हैं। 26 नंबर चुंगी जो दाखिली रास्ता है इस्लामाबाद का, वहां पर भी कुछ मुश्तल अफराद मौजूद हैं। आज आपको जैसे मालूम है कि इस्लामाबाद की पुलिस लाइन को आज एक मरतबा अदालत का दर्जा मिला था, वहीं पे आज मैदान जंग रहा। जो श्रीनगर हाईवे, जिसको पुराने कश्मीर हाईवे भी कहते हैं, वहां पर आज पीटीआई जो कारकुनान थे और इस्लामाबाद पुलिस के दरमियान आंग मचोली होती रही और वहां पर आज पेट्रोल बम भी फेंके गए, रबड़ की गोलियां भी चली गई, रियल फायर भी हुए, एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ। इस्लामाबाद के जो एसपी इंडस्ट्रियल एरिया के दफ्तर है कश्मीर हाईवे के ऊपर, उसको आग लगाई, मुकम्मल तौर पर इसको जला दिया गया। उसके अंदर जितने रिकॉर्ड थे उसको जलाया गया। थाना रमना को आग लगाई गई। इसके साथ साथ यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर जो दाखिली रास्ते इस्लामाबाद, वहां पर कुछ डंडा बरदार कारकुनान मौजूद थे जो प्राइवेट लोगों की गाड़ियों को तोड़ रहे थे और लोगों को उतार कर वहां से पैदल भिजवा रहे थे। और साथ साथ अगर मैं आपको कहूं कि इसके अलावा जो सोहा का इलाका है, यानी इस्लामाबाद के एक्सप्रेस वे, पुराना एयरपोर्ट जिसको रोड कहते हैं, वहां पर भी आज सारा दिन जो है वो रोड बंद रहा और जितने भी मुजाहिरीन थे उन तमाम लोगों ने न सिर्फ सरकारी इमलाक को जलाया बल्कि दरख्तों को आग लगाई, ग्रीन बेल्ट पे आग लगाई, पेट्रोल साथ लेके आए हुए थे, जहां जहां जो चीजें मिल रही थी उसको आग लगाते रहे। इस्लामाबाद पुलिस की जितनी चौकियां थी, इस्लामाबाद पुलिस की जितने वो धूप से बचने के लिए जो उन्होंने छत्तियां लगाई हुई थी उसको आग लगाएगी। इसके साथ साथ बहुत शुक्रिया नाज़रीन, सूरत हाल आपने देखी है, अभी भी कारकुन सड़कों पर हैं। कल सबसे बड़ी खबर थी कि कारकुनों ने न सिर्फ सिविलियन अमलाक को आग लगाई बल्कि कोर कमांडर लाहौर के घर में घुसे, वहां आग लगाई, चोरी की, तोड़ फोड़ की। आज प्रोग्राम आपस की बात के मेज़बान मुनीफ फारूक ने लाहौर में कोर कमांडर हाउस का में वो पहुंचे और आवाम को दिखाया कि कितना नुकसान पहुंचाया गया। कोर कमांडर हाउस के तौर पर ये जाना जाता है, बड़ी सेंट्रल लोकेशन है। कल यहाँ पर अगर आपको मेरे कैमरामैन दिखा सके, ये वो गेट है जहाँ से कल इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद लोग दाखिल हुए। इस गेट को तोड़ा गया। आप यहाँ पर ये गार्ड रूम है, देख सकते हैं। इसे पहले इसे नजर आतिश किया गया, यहाँ तोड़ फोड़ की गई। ये आपको ये नजर आ रहा है सब कुछ इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, और आप देख सकते हैं कि ये अंदर से बिल्कुल तबाह हो चुका है और इसकी जो छत वगैरह है वो भी अब इस पोजीशन में शायद नहीं है कि ये सस्टेन कर पाएगा। ये मेन जो उनका रेजिडेंस है, ये कोर कमांडर हाउस की, ये वो है। अब आप देखिए कि इसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसकी छत देख सकते हैं और इसका इवन आप फ्लोर देख सकते हैं कि बिल्कुल इतने मैसिव स्केल पर यहाँ तबाह बर्बादी की गई है कि कुछ बचा नहीं है। इसी तरह ये एक और कमरा है, परहैप्स इट्स अ लिविंग रूम और ड्राइंग रूम। आप देख सकते हैं कि ये ऊपर शैंडलियर जो है ये बिल्कुल तबाह हो चुका है। यहाँ पर ये अब सफाई की जा रही है, ये आपको मलबा भी नजर आ रहा होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं ये तमाम तोड़ फोड़ जितनी हुई है वो एक जगह पर इकट्ठा किया गया है सामान, ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। आप देखिए ये भी एक कमरा है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसी जगह नहीं रही है, लिवेबल तो बिल्कुल नहीं है और मुझे नहीं लगता कि स्ट्रक्चर भी रह पाएगा। अब आपको हम ले चलते हैं मेन कॉरिडोर में, और इस मेन कॉरिडोर में आप देखिएगा कि ये मॉब जिस तरह से अंदर दाखिल हुआ, इन्होंने कोई चीज़ बख्शी नहीं है। यानी आग इस तरीके से लगाई गई है और इतने मुनज़्ज़म तरीके से लगाई गई है कि पूरा जो रेजिडेंस है वो उसकी लपेट में आ जाए। अगेन एक हॉलवे है, यहाँ ये लीड करता है इस लिविंग रूम को, और आप यहाँ पर देखिए ये किचन है, अगर आप देख सकें, और ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। ये अगर आपको अंदर हमारे कैमरामैन दिखा सकें, ये बड़ी तसल्ली से यहाँ पर तोड़ फोड़ की गई है। और यहाँ सिर्फ तोड़ फोड़ नहीं की गई, यहाँ बाकायदा तौर पर लूट खसूट भी की गई है। ये भी एक कमरा है, इसको आपको दिखाते हैं। इसको देखिए, इसमें अभी भी बेशुमार गर्मी है और आप महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर खड़े नहीं हुआ जा सकता ज़्यादा देर के लिए। लेकिन आप इसकी सीलिंग देखिए कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, छत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। इवन इसका फ्लोर, इससे एडजॉइनिंग कमरे, ये जो जिम्नेजियम बना हुआ था आप इसको देख सकते हैं, ये इसकी क्या हालत है। एक्सटर्नल जो एरिया है पीछे का, उधर हूँ, ये गाड़ियों के लिए जगह थी और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका जो पूरा छत था वो तबाह हो गया है। ये पूरा जो बनाया हुआ था शेड, ये तबाह हो चुका है और यहाँ से जो जली हुई गाड़ियाँ थी फिर वो निकाल ली गई हैं। ये मस्जिद है जना हाउस के अंदर, आप इसका छत देख सकते हैं, तबाह है। शीशे अंदर देख सकते हैं, जहाँ जमात होती है, मस्जिद की जगह है, वो शीशे टूटे हुए हैं, दरवाज़ा टूटा हुआ है। यहाँ किसी ने कोई जगह बख्शी नहीं है। और सारी सूरत हाल में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी और उसके बाद के वाक़यात के असरात आज मुआशी गैर यकीनी की सूरत में भी नजर आए, जहां स्टॉक मार्केट और रुपया दोनों में बड़ी गिरावट देखी गई है। कल और आज 2 दिनों में स्टॉक मार्केट में 650 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई है, जबकि आज इंटरबैंक में डॉलर
5 रुपये 38 पैसे महंगा होकर 290 रुपये 22 पैसे का हो गया है, जो तारीख की कम तरीन सतह है। जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये मजीद बढ़कर 295 रुपये का हो गया है। ये रुपये की कम तरीन सतह है तारीख की। जबकि एक ही दिन में सोने की कीमत में भी रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। आज 1 तोला सोने की कीमत 9,900 रुपये इजाफे के बाद 2,40,000 रुपये हो गई। जबकि 10 ग्राम सोना तारीख में पहली बार 2 लाख रुपये से ऊपर चला गया है, क्योंकि रुपया बहुत गिर गया है। और इस सूरत हाल में IMF मुआहिदा ना होने और मुल्क के डिफॉल्ट करने के खतरात मजीद बढ़ गए हैं। आज क्या हुआ अदालत में और इमरान खान के खिलाफ कौन से 3 केसेज हैं जिनके अहम मामला आज हुए और मुस्तकबिल में उनके लिए खदशात पैदा कर सकते हैं, बात करेंगे ब्रेक के बाद। आज अल-कादिर ट्रस्ट केस में एहतसाब अदालत ने इमरान खान का 8 रोज़ा रिमांड मंजूर कर लिया। जबकि तोशाखाना रेफरेंस में ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान पर बिलाखिर फर्द जुर्म आयद कर दी है। इमरान खान मुसलसल इस केस में पेश नहीं हो रहे थे, जब हुए तो गाड़ी से बाहर नहीं निकले थे, बहुत सारा मजमा साथ ले गए थे। मगर टीरियन वाइट केस में इमरान खान की नाअहली के मामले पर खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तनाज़े का शिकार हो गया है। इससे पहले आज अल-कादिर ट्रस्ट करप्शन केस और तोशाखाना केस की समाअत के लिए इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स के गेस्ट हाउस को अदालत का दर्जा दिया गया था और दोनों अदालतें वहां मुंतकिल कर दी गई थी, जहां पुलिस ने इमरान खान को पेश किया। नैब ने अल-कादिर ट्रस्ट केस में एहतसाब अदालत से इस्तदा की कि इमरान खान का 14 रोज़ा रिमांड मंजूर किया जाए। दौरान समाअत नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने जब यह कहा कि इमरान खान को गिरफ्तारी के वक्त वारंट दिखाए गए थे, तो खुद इमरान खान ने मौक़िफ़ अपनाया और जवाब दिया कि मुझे नैब के ऑफिस पहुंचने के बाद वारंट दिए गए। दौरान समाअत इमरान खान ने बयान दिया कि कौन सा रिकॉर्ड इनको चाहिए जो मैं नहीं मान रहा। नैब कह रहा है कि हमने रिकॉर्ड इकट्ठा करना है। जो भी पैसे आए थे वो काबीना की मंजूरी से आए थे। इमरान खान ने मजीद कहा कि मुझे हिरासत में लिया गया, शीशे तोड़े गए, मेरे डॉक्टर फैसल को बुलाएं। मैं कहता हूं कि मेरे साथ मसूद चपड़ासी वाला काम ना हो। ये एक इंजेक्शन लगाते हैं कि जिससे बंदा आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। मैं 24 घंटे से बाथरूम नहीं गया हूं। दौरान समाअत नैब के वकील ने दलाइल दिए कि रकम बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़ी थी। NCA ने वो रकम हुकूमत पाकिस्तान को वापस भेजी। लूटी हुई रकम बदनीयती से बिजनेस टाइकून के साथ एडजस्ट कर दी गई। समाअत के बाद एहतसाब अदालत ने इमरान खान का 8 रोज़ा रिमांड मंजूर कर लिया और उन्हें 17 मई को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत इमरान खान ने अल-कादिर ट्रस्ट स्कैंडल पर खुद बात की और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो भी पैसे आए थे वो काबीना की मंजूरी से हुआ जो भी हुआ। लेकिन जिस तरह से काबीना से इमरान खान की मौजूदगी में मंजूरी ली गई वो ही सबसे बड़ा स्कैंडल है, क्योंकि खुद इमरान खान की काबीना के अरकान का कहना है कि उस काबीना इजलास में शहजाद अकबर ने एक सीड लिफाफा पेश किया और काबीना अरकान को उसके अंदर मौजूद डॉक्यूमेंट को दिखाए बगैर काबीना से मंजूरी ली गई। खुद वज़ीर आज़म के क्या अहकाम थे, देखिए। वो जो मुआहदा हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट का जिक्र था। मैंने तो मुआहदा नहीं देखा। आप कैबिनेट के मेंबर नहीं रहे? नहीं, वो सील बंद था, कैबिनेट ने भी नहीं देखा। मैं सील था। ये सब कुछ खुद इमरान खान की काबीना के वजीरों ने बताया है और यही इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट पैदा की है। आज इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की भी पुलिस लाइन्स के गेस्ट हाउस में समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी, लेकिन इमरान खान ने सेहत जुर्म और दस्तावेजात पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। इस केस की आइंदा समाअत अब 13 मई तक मुलतवी कर दी गई है, जहाँ से ट्रायल का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। और अब ये ट्रायल मुकम्मल होने और फैसला आने में कितना वक्त लग सकता है और इसका अदालती तरीक़ाकार क्या होगा, इस हवाले से माहिर कानून इमरान शफीक की कानूनी राय देखिए जो उन्होंने हमारे प्रोग्राम में बताई। फर्द जुर्म आयद होने के बाद में फिर प्रोलॉन्ग हो सकता है या मुमकिन तौर पर इस केस की नोयत को देखते हुए कितने अरसे में फैसला आ सकता है? 2 गवाहों का ये मुकदमा है। इन 2 गवाहों के साथ एक आध किसी गवाह का इजाफा भी उन्हें हो सकता है करना पड़ जाए। तो बहरहाल ये 3 एक गवाहों का, 4 गवाहों का और सारा दस्तावेजी शहादत का ये केस है। इसकी बहुत बड़ी लंबी कार्रवाई पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर चुका है। उसकी रिपोर्ट, उसका फैसला भी मौजूद है। उसके बाद होना यह है कि मुल्जिम का बयान होता है 342 का। उसके बाद मुल्जिम को शहादत पेश करने का मौका दिया जाता है। अब हफ्ते में एक समाअत भी अगर रखें तो और एक गवाह की शहादत होनी है, उसके बयानात वो पहले ही हुए हैं, छोटे छोटे बयानात हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उस पर कितना अरसा ये क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ये मुकदमा 3 माह से ऊपर जा सकता है। इसके अलावा आज इमरान खान के खिलाफ टीरियन वाइट केस में खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट तनाज़े का शिकार हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 30 मार्च को इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के मामले पर फैसला महफूज कर लिया था, मगर फिर आज शाम को पहले खबर सामने आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टीरियन वाइट केस में इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है
और अपने 31 सफ़ात के तफसीली फैसले में ये केस नाकाबिल समाअत करार दे दिया है। मगर फिर कुछ देर बाद ही ये फैसला खुद मुतनाज़ हो गया, क्योंकि यह फैसला 3 रुकनी बेंच के 2 जजेस यानी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने जारी किया था, और इसमें बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस आमिर फारूक का फैसला शामिल नहीं था। लेकिन फिर कुछ देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक एलामिया जारी किया जिसने केस का पूरा रुख ही तब्दील कर दिया। एलामिया के मुताबिक कॉज लिस्ट के इजरा के बगैर, फरीकैन को इतला दिए बगैर और बेंच के एक रुकन यानी चीफ जस्टिस के दस्तखत के बगैर 2 जजेस की राय अपलोड कर दी गई। वेबसाइट पर अपलोड की गई 2 जजेस की राय अदालती फैसला नहीं है और ये रूल्स और रिवायात के खिलाफ है। एलामिया के मुताबिक केस की दोबारा समाअत के लिए चीफ जस्टिस की जानिब से नया बेंच तश्कील दिया जा रहा है। वेबसाइट पर कॉज लिस्ट के बगैर जजेस की राय अपलोड करने के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बाद में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब ताहिर का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट से भी हटा दिया गया था। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस मामले को कैसे आगे लेकर चलते हैं, बाकी 2 जजेस इस हवाले से क्या राय देते हैं या क्या करते हैं, क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट भी अंदरूनी तनाज़ात की वजह से गुज़िश्ता कई महीनों से अंदरूनी तकसीम का शिकार है और वहाँ भी चीफ जस्टिस के कंडक्ट पर सवालात उठ रहे हैं। यहाँ भी सवाल उठ रहा है कि अगर फैसला महफूज हो गया था तो उसके बाद बेंच कैसे तब्दील हो गया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।